गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में कुछ मेन क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 4 मार्क्स वाले हैं। तो आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और इनको अपनी फेयर नोटबुक में आपने राइट भी करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कोई 4 कार्य लिखिए। यानी जो प्रधानमंत्री है वो क्या क्या काम करता है, हमने उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। देखो, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता है तो इसका मतलब हेड है, तो सारा नेतृत्व उसी ने करना है, इसलिए प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। फिर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हर काम के लिए सलाह देता रहता है, तो इसलिए उसका सलाहकार है। तीसरा, प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों के बीच कड़ी का काम करता है। देखो, प्रधानमंत्री खुद विभागों का बंटवारा करता है, सभी में हर एक मंत्री को अलग अलग विभाग देता है, तो उन सारे विभागों के बीच में कड़ी का काम करता है, इनकी जांच पड़ताल करता रहता है, काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, इनमें तालमेल बना के रखता है। फोर्थ है, जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता है। यानी प्रधानमंत्री कोई डिसीजन लेता है तो वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है, राष्ट्रपति का मैसेज आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री आगे मंत्रिमंडल को देता है। यानी मंत्रिमंडल खुद राष्ट्रपति से नहीं मिल पाता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है। और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है। देखो, प्रधानमंत्री पहले अपने मंत्रियों का चुनाव करता है, फिर कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये प्रधानमंत्री तय करता है, तो अन्य सभी मंत्रियों में वो विभागों का बंटवारा भी करता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को चुना जाता है तो उसकी कोई 4 योग्यताएं लिखनी है। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ना चाहता है उस बंदे में क्या क्या क्वालिफिकेशन योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, देखो, भारत के अंदर कोई भी काम हो रहा है तो सबसे पहला काम तो ये होगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी बंदा कोई भी पोस्ट के लिए चुनाव लड़ता है तो वो किसी सरकारी पद पर या सरकार के दिन किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए, उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। फिर है, वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी कि उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि वो अपने आप को संसद का सदस्य प्रूव कर सके, उसका सदस्य बन सके। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। यानी जमानत के तौर पर 15,000 रुपये की उसको राशि पहले जमा करवानी पड़ेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय संघ की कोई 4 विशेषताएं बताओ। देखो, भारतीय संघ आ जाए, संघात्मक सरकार आ जाए या भारतीय संविधान आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उनमें सेम ही बात होती है, तो आपने यही लिखना है, इसकी 4 विशेषताएं बतानी है। सबसे पहले है लिखित संविधान। देखो, जहाँ पे भी संघात्मक व्यवस्था है उन सभी देशों में संविधान लिखित होता है और उस संविधान के अंदर केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया होता है। और भारत का संविधान भी लिखित है, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। फिर है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक सरकार में, जहाँ भी संघात्मक सरकार है वहाँ केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। यानी उनको ये बोल दिया जाता है कि केंद्र सरकार ने ये काम करना है और प्रांत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम करना है, ताकि उनके दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद ना हो। ये विभाजन संविधान द्वारा होता है। फिर है कठोर संविधान। संघीय व्यवस्था का संविधान कठोर होता है। देखो, कठोर होने का मतलब ये है कि उसमें मान लो कोई परिवर्तन करना है तो ये नहीं कि आसानी से हो जाएगा, उसके लिए कंडीशन लगेंगी, आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं होता। इसमें महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसके साथ साथ राज्यों के विधानमंडलों की भी अनुमति भी जरूरी है। यानी कि संसद की स्वीकृति और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति जब हो जाएगी तभी कोई संशोधन हो सकेगा, अदरवाइज उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में न तो केंद्र सरकार को सर्वोच्चता है, ना ही राज्य सरकार की सर्वोच्चता है। यानी कि भारत का जो संविधान ही है वो देश का सबसे बड़ा कानून है, सबसे ऊपर सर्वोच्च है, क्योंकि हमारा संविधान ही है जो केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां प्रदान करता है। यानी कि जो हमारे केंद्र सरकार को या राज्य सरकार जो भी शक्तियां मिलेगी वो संविधान के द्वारा ही प्रदान की जाती है। यानी संविधान ही उन्हें वो सारी पावर्स देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कोई 4 कार्य बताइए। संघ लोक सेवा आयोग संविधान की धारा 320 के अनुसार, संविधान की धारा 320 है, उसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग को कई काम करने पड़ते हैं। उनमें से कुछ कामों का वर्णन इस प्रकार। सबसे पहले है परीक्षाएं आयोजित करना।
परीक्षाएं आयोजित करने का मतलब ये नहीं कि आपके स्कूल के पेपर लेना। परीक्षाएं आयोजित करने का मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी फार्म निकलते हैं, उसका पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम यही संघ लोक सेवा आयोग ही आयोजित करता है। फिर है नियुक्ति के सिद्धांतों के बारे में सरकार को सलाह देना। नियुक्ति के सिद्धांतों का मतलब हो गया, मान लो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार की नियुक्ति करनी है, नियुक्ति किस तरह से की जाए, उसके क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, क्या सिद्धांत होना चाहिए, इन सारों के बारे में ये सरकार को सलाह देता है। फिर है पदोन्नति के सिद्धांतों के बारे में सरकार को सलाह देना। मान लो कोई भी प्रमोशन करनी है या किसी की पदोन्नति करनी है, तो पदोन्नति भीतर से होगी या बाहर से। भीतर से पदोन्नति का मतलब हो गया कि डिपार्टमेंट के अंदर से ही, मान लो कोई बंदा छोटी पोस्ट पे था, उसको प्रमोट करके ऊंची पोस्ट पे लगा दिया, तो वो भीतर से भर्ती होगी। और बाहर से भर्ती है मतलब होगा खुली भर्ती होगी, जिसमें सभी कैंडिडेट्स को, मान लो जो भी व्यक्ति जो उसके लिए योग्यता रखता है वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने के बाद वो भर्ती हो जाती है, तो उसको बाहर से भर्ती कहते हैं। फिर है स्थानांतरण के सिद्धांतों के बारे में सरकार को सलाह देना। मान लो किसी का स्थानांतरण कैसे करना है, मान लो बदली होगी, मान लो टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट में स्थानांतरण होते रहते हैं, पोस्टिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर होती रहती है। उस पोस्टिंग को किस आधार पर पोस्टिंग यानी स्थानांतरण किया जाए, उसके बारे में जो भी सिद्धांत होते हैं, नियम रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके बारे में ये सरकार को अपनी सलाह देता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसने सब देखो, कोई भी जॉब है, जॉब के लिए पहले ये टेस्ट वगैरह लेगा, परीक्षाएं आयोजित करेगा, फिर जो जॉब भीतरी भर्ती भीतर से भर्ती होगी या बाहर से भर्ती होगी, इसके बारे में डिसीजन लेके यानी सरकार को सलाह देगा। फिर मान लो किसी की पदोन्नति हो रही है, तो उस पदोन्नति के सिद्धांतों के बारे में भी सरकार को सलाह देगा। और फिर है मान लो बदली होनी है, किसी की बदली किस वे से की जाए, किस तरीके से की जाए, उसके लिए नियम बनाएगा, उस नियम को बनाकर सरकार को सलाह देगा कि आप इस हिसाब से बदली कर सकते हो। तो सरकार को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इससे सलाह ले सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पदोन्नति के कोई 4 गुण। देखो पदोन्नति, पदोन्नति जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पद में उन्नति। किसी पद में उन्नति होगी तो प्रमोशन होगा, यानी कि मान लो कोई बंदा पहले छोटी पोस्ट पे है, अब वो बड़ी पोस्ट में चला गया तो उसकी पद में उन्नति होगी, वो पदोन्नति होगी। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि पदोन्नति का मतलब यही होगा कि आप प्रमोशन होगी, सैलरी बढ़ेगी, बस उनका यहीं तक ताल्लुक रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, पदोन्नति बनती बढ़ती पदोन्नति होती है तो उसकी पोस्ट भी बढ़ती है, उसकी जिम्मेवारियाँ भी बढ़ती है, उसके कर्तव्य भी बढ़ते हैं, उसका काम में बहुत फ़र्क आता है। सैलरी तो बढ़ती ही है लेकिन और चीज़ों में भी फ़र्क आता है। तो पदोन्नति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कर्मचारी को वर्तमान पद से उच्च पद दिया जाता है। मान लो कर्मचारी पहले जिस पोस्ट पे है, उस पोस्ट से ऊंची जो पोस्ट होगी उसको उस पोस्ट पर लगा दिया जाता है, यानी कि कर्मचारी को वर्तमान पद से उच्च पद मिल जाता है। फिर कर्मचारी को पहले से अधिक और कठिन काम दिया जाता है। देखो पहले बंदा जिस पोस्ट पे था, उस पोस्ट पे जो काम कर रहा था वो कई सालों से काम कर रहा है, उसके लिए नॉर्मल काम है, उसको कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब वर्तमान पोस्ट से उसको उच्च पोस्ट दी जाएगी तो उसके काम में भी फ़र्क पड़ेगा। पहले मान लो कोई काम, देखो हम नया काम करते हैं पहले कठिन लगता है, मान लो पहले उसके बाद काम था उसका इजी था, लेकिन अब उसका काम कठिन होगा, पहले से अधिक काम हो गया, यानी उसके ऊपर जिम्मेवारियाँ ज़्यादा आ गई, यानी कि पहले से काम उसका अधिक हो गया और कठिन भी कर दिया जाता है। फिर है कर्मचारी के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होती है। उत्तरदायित्व होता है जिम्मेवारी। मान लो पहले कोई बंदा क्लर्क था, वो प्रमोट हो गए, प्रमोशन हो गया, वो हेड क्लर्क बन गया। देखो हेड की टेंशन, देखो एक बंदा जो नॉर्मल काम कर रहा है उसकी इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन जो बंदा हेड बन जाता है, हेड की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, उसको हर तरफ काम संभालना पड़ता है, उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, उसकी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है। तो यानी कि पदोन्नति से कर्मचारी के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होती है, कर्मचारी के वेतन में भी वृद्धि होती है। देखो जब प्रमोशन होती है, पदोन्नति होती है, तो कर्मचारी के वेतन में भी वृद्धि होती है। देखो प्रमोशन भी, पदोन्नति भी 2 तरह से होती है, एक भीतर से होती है और एक बाहर से। यानी कि जो कई बार मान लो भर्ती करते हैं तो भीतर और बाहर से होती है, लेकिन पदोन्नति होती है वो पद में उन्नति वो डिपार्टमेंट के अंदर से होती है, वो भीतरी भर्ती कहलाती है। तो लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है कि उसके वेतन में वृद्धि तो होती है, लेकिन एक स्टेज फिक्स होती है कि लास्ट स्टेज तक जब तक नहीं आता
जो उसके बेसिक सैलरी के आधार पर वो वेतन वृद्धि तब तक होती रहेगी जब वो लास्ट एज में आ जाए, उसके बाद उसके वेतन में वृद्धि बंद हो जाएगी। फिर है कर्मचारी के पद शीर्ष के नाम में परिवर्तन होता है। अब मान लो कर्मचारी की पहले पोस्ट थी क्लर्क की, बाद में वो हेड क्लर्क बन गया तो उसकी पोस्ट भी बढ़ गई ना, तो उसके पद शीर्ष के नाम में यानी उसका टाइटल बदल गया, उसकी पोस्ट का टाइटल बदल गया कि अब वो क्लर्क से हेड क्लर्क बन गया। जैसे स्कूल में कोई अध्यापक है, काफ़ी सालों से वो अध्यापक था, लेकिन एक उसमें भी एक टाइम लिमिट होती है कि उसके बाद मान लो अध्यापकों को प्रमोट करके मुख्य अध्यापक बनाया जाता है, तो एक अध्यापक से मुख्य अध्यापक बनना, तो ये भी उसकी पदोन्नति है। तो आज आपने ये 5 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से लर्न करना है। ये पांचों आपके मेन क्वेश्चन है, आपने इनको फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इनको अच्छे से लर्न भी करना है। और नेक्स्ट टाइम हम फिर आगे 5 या 6 लोगों को ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपने हर एक काम को जो भी सब्जेक्ट का आता है आप तैयार किया करें। ओके।